नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम जानेंगे उरांव जनजाति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो आइए शुरू करते हैं आज हम जानेंगे उरांव जनजाति के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। उरांव जनजाति झारखंड की एक महत्वपूर्ण एवं जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। उरांव जो है वो झारखंड की एक महत्वपूर्ण जनजाति है और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। भारत की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। अब भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो उरांव जो है वो चौथे नंबर पे आती है, यानी कि जनसंख्या में ये चौथी सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। पहले नंबर पे है गोंड, दूसरे नंबर पर है भील, तीसरे नंबर पर संथाल और चौथे नंबर पर उरांव। फिर है कि झारखंड की कुल जनजातीय जनसंख्या का लगभग 18.14% है। झारखंड में जितनी जनजातियां हैं यानी जनजातियों की जितनी जनसंख्या है उसका लगभग 18.14% है उरांव जनजाति। फिर निवास क्षेत्र के बारे में हम जानेंगे। उरांव जनजातियों का निवास क्षेत्र झारखंड में कहाँ पे है। तो निवास क्षेत्र में मुख्य रूप से रांची, पलामू, लातेहार, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, गिरिडीह, धनबाद, जामताड़ा, दुमका आदि क्षेत्रों में जो है उरांव जनजाति निवास करती है मुख्य रूप से। फिर है उरांव खुद को कुड़ुक कहते हैं। उरांव खुद को क्या कहते हैं तो कुड़ुक कहते हैं। उरांव भाषा एवं प्रजाति दोनों दृष्टि से द्रविड़ जाति से संबंधित है। अब उरांव की जो भाषा है कुड़ुक और इनकी जो प्रजाति है वो दोनों की किस जाति से संबंधित है तो द्रविड़ जाति से, यानी भाषा जो है द्रविड़ परिवार से संबंधित है और जो प्रजाति है वो द्रविड़ प्रजाति की है उरांव जनजाति। अब है इसकी सामाजिक व्यवस्था। उरांव जनजाति की सामाजिक व्यवस्था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार है। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है तो परिवार है। परिवार पहले मातृसत्तात्मक थी लेकिन वर्तमान में ये पितृसत्तात्मक है। उरांव जनजाति की जो पहले जो परिवार जो होती थी वो मातृसत्तात्मक होती थी, यानी माता का स्थान सर्वोच्च होता था, लेकिन अब वर्तमान में जो है इसमें बदलाव आ गया है और अब ये पितृसत्तात्मक परिवार हो गया है उरांव जनजातियों का। उरांव कई टोटेमिक गोत्रों में बटे हुए हैं जिन्हें कीली कहा जाता है। उरांव के कई टोटेमिक गोत्र हैं और जिन्हें जो गोत्र हैं उन्हें क्या कहा जाता है तो कीली कहा जाता है। हर जनजातियों में गोत्र के अलग अलग नाम होते हैं। उरांव में जो गोत्र है उसे कीली कहा जाता है। अब जो गोत्र हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं कि कौन कौन से मुख्य रूप से गोत्र हैं। तो तिर्की, मींज, खलको, एक्का, खाखा, कच्छप, केरकेट्टा, लकड़ा, टोपो, कुजूर आदि कुछ प्रमुख गोत्र हैं। किसी बुक में दिया हुआ है कि उरांव जनजाति में 14 गोत्र पाए जाते हैं। उरांव जनजातियों में कितने गोत्र पाए जाते हैं तो 14 गोत्र पाए जाते हैं। अब है कि गोदना का प्रचलन है। उरांव जनजातियों में गोदना का प्रचलन है। ये गोदना को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं उरांव जनजाति। फिर है कि युवा गृह। उरांव का जो युवा गृह है उसे घुमकुड़िया के नाम से जाना जाता है। हर जनजाति में युवा गृह होता है और सभी के अलग अलग नाम होते हैं। उरांव जनजाति जो है उसका युवा गृह क्या है तो घुमकुड़िया। किसी बुक में घुमकुड़िया दिया हुआ है और किसी में घुमकुड़िया भी दिया रहता है। तो उरांव जनजाति की जो युवा गृह है वो घुमकुड़िया कहलाती है। अब हम आगे देखेंगे। अब हम जानेंगे घुमकुड़िया की कुछ महत्वपूर्ण बातें। घुमकुड़िया जो युवा गृह है उरांव जनजाति के युवक युवतियों के शिक्षण प्रशिक्षण के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है। जो युवा गृह है उरांव जनजाति की घुमकुड़िया वो युवक युवतियों के शिक्षण प्रशिक्षण के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है। युवक एवं युवतियों के लिए अलग अलग प्रबंध होता है। ये जो युवा गृह है इसमें युवक और युवतियों के लिए अलग अलग प्रबंध होता है। युवक का जो घुमकुड़िया है उसे जोंक, एड़पा या धांगर कुड़िया कहा जाता है। युवक यानी लड़कों का जो युवा गृह है घुमकुड़िया है, लड़कों का जो घुमकुड़िया है उसे जोंक, एड़पा या धांगर कुड़िया कहा जाता है। जोंक एड़पा का जो मुखिया है उसे महतो या धांगर महतो कहते हैं। जोंक एड़पा यानी कि जो देखभाल करता है, जोंक एड़पा का जो मेन देखभाल करने वाला जो होता है या नियंत्रक जो होता है उसे महतो या धांगर महतो कहते हैं। और इसमें इसकी सहायता करने वाला कौन है तो ये है कोतवार।
जो कि धांगर महतों का सहायक होता है, कोतवार। अब हम जानेंगे युवती धुमकुड़िया के बारे में। तो युवती धुमकुड़िया जो है उसे पेल एड़पा कहते हैं, पेल एड़पा। इसकी जो नियंत्रक या देखभाल करने वाली स्त्री होती है उसे बड़की धांगरीन कहा जाता है। जो युवतियों का जो घुमकुड़िया है या जो युवा गृह है उसकी देखभाल करने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है, तो बड़की धांगरीन कहा जाता है। ये कोई प्रौढ़ महिला होती है या फिर कोई विधवा महिला भी इस पद को संभालती है, यानी नियंत्रक के रूप में उन्हें ही बड़की धांगरीन बनाया जाता है। अब है कि घुमकुड़िया में प्रवेश कितने वर्षों में मिलता है, तो धुमकुड़िया में प्रवेश कितने वर्षों में मिलता है, तो 10 से 11 वर्ष की आयु में धुमकुड़िया में प्रवेश जो है वो दिया जाता है। सामाजिक व्यवस्था में अखरा का भी महत्वपूर्ण स्थान है। अखरा भी एक महत्वपूर्ण स्थान होता है उरांव में। ये जो है अखरा वो सामाजिक सांस्कृतिक संस्था का काम करता है, यानी ये अखरा जो है यहाँ पे दिन भर युवक युवतियां जो है थक हार के जब आती हैं तो ये विश्राम के रूप में अखरा का उपयोग करते हैं, यानी विश्राम स्थल के रूप में जाना जाता है अखरा को। साथ ही यहाँ नृत्य संगीत आदि का आयोजन भी किया जाता है अखरा में। तो ये एक महत्वपूर्ण स्थान है उरांव जनजातियों में। सामाजिक व्यवस्था में अखरा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। समगोत्रीय विवाह निषिद्ध विवाह के रूप में हम जानेंगे। तो जो उरांव है उनमें समगोत्रीय विवाह जो है वो निषिद्ध है, यानी वर्जित है। समगोत्रीय विवाह इनमें नहीं होता है। आमतौर पर एक विवाह की प्रथा है। आमतौर पर जो है उरांव जनजातियों में एक ही विवाह की प्रथा है, लेकिन परिस्थितिवश जो है 2 लोग जो है एक से अधिक विवाह कर सकते हैं। अगर वैसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है तो एक से ज्यादा विवाह करने की भी प्रचलन देखी जाती है उरांव में। फिर है कि बाल विवाह की प्रथा नहीं है, यानी बाल विवाह का प्रचलन जो है उरांव जनजातियों में नहीं है। फिर विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप जो उरांव जनजाति उनमें सब सर्वाधिक प्रचलित रूप विवाह का कौन सा है, तो यह है आयोजित विवाह। आयोजित विवाह जो है उरांव जनजातियों में सर्वाधिक प्रचलित है। फिर आगे हम जानेंगे इस जनजाति में आपस में नाता स्थापित करने हेतु सहिया का चुनाव किया जाता है। मैं यहाँ एक पॉइंट बताना भूल गई कि उरांव में अनेक प्रकार के विवाह देखने को मिलते हैं। उरांव में अनेक प्रकार के विवाह देखने को मिलते हैं, जैसे कि सेवा विवाह, गोलट विवाह, आयोजित विवाह, विधवा विवाह आदि। तो इस तरह से उरांव जनजातियों में अनेक प्रकार के विवाह होते हैं। अब हम देखते हैं इस जनजाति में आपस में नाता स्थापित करने हेतु सहिया का चुनाव किया जाता है, जिसे सहियारो कहा जाता है। अब क्या है कि उरांव जनजाति में आपस में नाता स्थापित किया जाता है और इसके लिए सहिया का चुनाव किया जाता है, जिसे सहियारो के नाम से जाना जाता है। नाता स्थापित करने के लिए जो प्रोसेस है उसे सहियारो के नाम से जाना जाता है। यानी ये क्या है, तो ये कृत्रिम रिश्ता नाता बनाने की एक प्रथा है। प्रत्येक 3 वर्ष में धनकटनी के बाद सहिया चयन समारोह का आयोजन किया जाता है। अब ये जो कृत्रिम नाता जोड़ने का जो प्रचलन है उसका आयोजन प्रत्येक 3 वर्ष में जब धनकटनी होता है उसके बाद सहिया चयन का समारोह का आयोजन किया जाता है उरांव जनजातियों में। कुंवारी लड़कियों में इस प्रकार की मित्रता गोई या करमडार, हम म छूट गया है, ये हो जाएगा करमडार। कुंवारी लड़कियों में इस प्रकार की मित्रता को गोई या करमडार तथा लड़कों की जो मित्रता होती है उसमें लार या संगी कहलाता है। कुंवारी लड़कियों की जो मित्रता का जो प्रोसेस है, जो मित्रता की जाती है सहिया चयन समारोह के दौरान, उसमें जो लड़कियां होती हैं उनकी मित्रता को गोई या करमडार कहा जाता है और जो लड़कों की जो मित्रता होती है वो लार या संगी कहलाता है, लार या संगी। फिर क्या होता है कि विवाह उपरांत पत्नियां भी एक दूसरे को लारिन या संगिनी कहकर बुलाते हैं। अब क्या है कि जो लड़के या लड़कियों में अगर विवाह हो जाता है तो उनकी जो पत्नियां हो जाती हैं तो वो दोनों एक दूसरे को लारिन या संगिनी कहकर बुलाते हैं। अब है उरांव जनजातियों का जो प्रमुख पेशा है या अर्थव्यवस्था का आधार क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जो प्रमुख पेशा है उरांव जनजाति की वो है कृषि। शिकार करना इनका शौक है, यानी कि ये शिकार भी करते हैं लेकिन ये इनका शौक है, इनकी रुचि के हिसाब से ये शिकार करते हैं।
प्रतिवर्ष वैसाख में विषु सेंद्रा, फागुन में फागु सेंद्रा और वर्षा ऋतु के प्रारंभ में जेठ शिकार करते हैं। क्योंकि शिकार इनका शौक है, इसलिए ये प्रतिवर्ष क्या करते हैं, वैसाख में विषु सेंद्रा करते हैं, फागुन में फागु सेंद्रा और वर्षा ऋतु के प्रारंभ में जेठ शिकार करते हैं। यानी ये शिकार के शौकीन है और इस तरह से मौसम के हिसाब से ये शिकार भी करते हैं। इसके अलावा सुविधा एवं इच्छा अनुसार दोराहा शिकार भी करते हैं। ये तो 3 तरह के शिकार ये करते ही हैं प्रतिवर्ष, लेकिन अगर इनकी इच्छा और सुविधा हुई तो ये दोराहा शिकार भी करते हैं। फिर यहाँ है कि हड़िया इनका प्रिय पेय है। अगर पेय के रूप में जाना जाए तो मुख्य पेय या जो प्रिय पेय है इनका, यानी पीने की चीज जो इनको सबसे ज्यादा पसंद है वो क्या है, तो वो है हड़िया। अब है कि पसरी प्रथा का प्रचलन। उरांव में पसरी प्रथा का प्रचलन भी देखा जाता है। ये पसरी प्रथा क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो जिसमें किसी को हल बैल देकर मदद करने के बदले में उससे खेत जोतने कोड़ने में सहायता लेना, अर्थात मेहनत का विनिमय होता है। अब क्या है पसरी प्रथा क्या है, तो इसमें क्या किया जाता है कि किसी के द्वारा किसी को हल बैल दिया जाता है, यानी मदद के ख्याल से देते हैं, और जिसे हल बैल दिया जाता है वे उनसे खेत जोतने और कोड़ने में सहायता लेते हैं। अर्थात क्या होता है कि अगर एक आदमी दूसरे को हल बैल दे के मदद कर रहा है तो वो उससे भी मदद ले रहा है खेत को जोतने और कोड़ने के लिए। इस तरह से ये क्या हो गया, अर्थात ये क्या कहलाएगा, मेहनत का विनिमय होता है। मेहनत का विनिमय किया जाता है पसरी प्रथा में, और ये प्रचलित है उरांव जनजातियों में। अब हम जानेंगे इनके धर्म के बारे में। धर्म क्या है उरांव में, तो उरांव के जो सर्वप्रमुख देवता है वो है धर्मेश। धर्मेश जो है वो सिंगबोंगा या सूर्य का प्रतीक माना जाता है। धर्मेश जो है वो सिंगबोंगा या सूर्य का प्रतीक है, इनका सर्वप्रमुख देवता धर्मेश। फिर है कि जो धरती माता है उनकी दंपत्ति मानी जाती है, और जो धरती माता है वो धर्मेश की दंपत्ति मानी जाती है। तो यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर अन्य देवी देवता भी इनमें प्रचलन में है, तो कौन कौन से हैं, तो मरांगबुरु जो पहाड़ के देवता हैं, ठाकुर देव जो ग्राम देवता हैं, डिहवार जो सीमांत देवता हैं, और पूर्व जातमा जो कि कुल देवता के रूप में जाने जाते हैं। तो ये हैं अन्य देवी देवता उरांव जनजातियों की। अब हम आगे देखेंगे। गांव का धार्मिक प्रधान पाहन होता है। इनका जो उरांव जनजातियों में जो गांव के धार्मिक प्रधान होते हैं वो कौन होते हैं, तो वे होते हैं पाहन। और इसके जो सहयोगी हैं वे पुजार कहलाते हैं। यानी पाहन के जो सहयोगी हो गए वे क्यों कौन हो गए, वे हो गए पुजार। मुख्य पूजा स्थल जो इनका होता है वो सरना कहलाता है। यानी सरना जो है मुख्य पूजा स्थली है उरांव जनजातियों की। पूर्वजों की आत्मा का निवास कहाँ होता है, तो पूर्वजों की आत्मा का निवास उरांव जनजातियों में शासन में होता है। शासन एक जगह है जहां पे माना जाता है कि पूर्वजों की आत्मा का निवास स्थान है ये शासन। अब है हरबोड़ा संस्कार। हरबोड़ा संस्कार क्या है, तो ये जो हरबोड़ा संस्कार है ये प्रत्येक वर्ष के जनवरी में किया जाने वाला संस्कार है। और इसमें क्या किया जाता है, तो इसमें वर्ष भर में मरे जितने भी लोग मरते हैं उनके गोत्र के सभी लोगों की हड्डी गोत्र खुंदी यानी नदी में निक्षेपित की जाती है। हरबोड़ा संस्कार क्या है, तो जितने भी लोग एक वर्ष में मरते हैं उनके गोत्र एक ही गोत्र के सभी लोगों की हड्डी जो है वो गोत्र खुंदी यानी कि नदी में बहाई जाती है या निक्षेपित की जाती है। अब है कोहा बेंजा। कोहा बेंजा क्या है, तो हरबोड़ा संस्कार के बाद आत्माओं का जो मिलन होता है, ऐसा माना जाता है कि जब हरबोड़ा संस्कार कर दिया जाता है तो जो मरे हुए लोग हैं वो अपने पूर्वज आत्माओं से जाकर मिल जाते हैं, और ये जो मिलन होता है इसे ही कोहा बेंजा के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ टिपिकल वर्ड्स जरूर हैं, लेकिन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। ऐसा दिया जा सकता है कि हरबोड़ा क्या है या कोहा बेंज क्या है, तो इसको हम लोगों को जानना जरूरी है, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे मेंशन किया है। अब हम जानेंगे उरांव जनजातियों के प्रमुख पर्व त्योहार के बारे में। तो उरांव जनजातियों में मुख्य रूप से कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं, तो यह है सरहूल, कर्मा, जितिया, नवाखानी, फागु जतरा आदि। तो ये सभी जो है प्रमुख पर्व त्योहार हैं किसके, तो उरांव जनजातियों के। अब है कि वर्तमान समय में झारखंड में उरांव जनजाति को सबसे अधिक शिक्षित जनजाति माना जाता है। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि वर्तमान समय में सबसे शिक्षित जनजाति किसे माना जाता है झारखंड में, तो ये है उरांव।
उरांव जो है सबसे अधिक शिक्षित जनजाति माना जाता है। ये सामाजिक तथा राजनीतिक रूप से सबसे अधिक जागरूक एवं अपने पारंपरिक रीति रिवाजों के प्रति सजग एवं सचेत हैं। क्योंकि इनमें शिक्षा अधिक है, ये शिक्षित जनजाति है, इसकी वजह से इनमें सामाजिक तथा राजनीतिक जागरूकता भी है और अपने पारंपरिक रीति रिवाजों के प्रति ये सजग भी हैं और सचेत भी हैं। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स उरांव जनजातियों से जुड़ी हुई। और इसके अलावा भी जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं इनके, जो हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है इनकी उरांव जनजातियों की शासन व्यवस्था में, तो वो भी इनके साथ ही आपको जानना जरूरी है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उरांव जनजातियों की शासन व्यवस्था की वीडियो जरूर देखें, इससे भी आपको बहुत सारी जानकारियां जो है वो हासिल होंगी। तो उरांव जनजातियों से संबंधित जितने सारे फैक्ट थे वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं। और मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि शायद इससे अधिक फैक्ट्स जो है उरांव जनजातियों में नहीं ही देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर नेक्स्ट जनजाति की कुछ महत्वपूर्ण बातों के साथ मिलेंगे और वो जनजाति होगी मुंडा जनजाति। यानी नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे मुंडा जनजाति की महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सभी बातों को हम जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।